गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट कार्बीन। जिस तरह से कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल जैसे इंटरमीडिएट स्पेसीज होते हैं, उसी तरह से हमारा एक और भी इंटरमीडिएट स्पेसीज है जिसका नाम है कार्बीन। तो शुरू करते हैं। कार्बीन, कार्बीन ये हमारा एक इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा आइसोलेट नहीं होते हैं, नॉट आइसोलेटेड। इसका मतलब ये है कि ये किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट होंगे, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा। नॉट आइसोलेटेड इट मीन्स नॉट ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स हमारा नहीं होगा। ठीक। और कार्बीन के बारे में इतना जानो कि इट इज ए न्यूट्रल स्पेसीज, ये एक न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रोफाइल इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट, ओके। ये न्यूट्रल होंगे, देखने में लगेगा कि ये चार्ज जैसा, लेकिन ये न्यूट्रल होंगे और इनकी नेचर जो होगी वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल होगी। रियल में कार्बीन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंगलेट और दूसरे को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन। तो इसके क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें कार्बीन का, तो ये दो टाइप के हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं सिंगलेट और दूसरे को नाम देते हैं ट्रिपलेट। ओके। सिंगलेट का मतलब ये है कि इसकी मैग्नेटिक स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो होता है, मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू होगी वो 1 होता है, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो आपको 3 होता है। इसीलिए ये ट्रिपलेट है और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगलेट। तो 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ते हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। तो पहले इसको नोट करो। तो बात करते हैं सिंगलेट का, सिंगलेट कार्बीन। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहते हैं कि कार्बन और इधर 2 सिग्मा बॉन्ड एक्स और वाई। एक्चुअली कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं जिसमें 2 बॉन्ड को रिप्रेजेंट, 2 और वाइटल को हम लोग बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। एक बॉक्स में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये एक खाली रहता है। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा सिंगलेट कार्बीन का, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगलेट कार्बीन। ठीक। अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखेंगे, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक। और देखो एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, एक हमारा वैकेंट और वाइटल्स है, वैकेंट और वाइटल्स है। ठीक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिस स्पेसीज में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक। इसीलिए इट इज ए डायामैग्नेटिक। सिंगलेट कार्बीन जो है वो हमारा डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ओके। अब इसको देख लो, इसके नियर अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो होती है वो कितनी है। तो देखो नियर बाई का मतलब है एक पेयर ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में इस कार्बन का और इस कार्बन का, यानी 1 2 3 4, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 4 हो गई। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 4। तो दोनों की नंबर सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है। ठीक। तो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 4 है, वैलेंसी भी इसकी क्या है, 4 है, और दोनों की नंबर सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक न्यूट्रल स्पेसीज है। तो कार्बीन जो है वो हमारा एक न्यूट्रल स्पेसीज है। इसे और देखेंगे
कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें सभी को काउंट कर लेते हैं। ए बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? तो हम कहेंगे कि ऑक्टेट जो है वो हमारा इनकम्प्लीट है। और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका अर्थ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी होगी, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसकी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको हम लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर इसलिए है क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेने से, तो ये हमारा लेविस एसिड कहलाएगा। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ऐड कर देते हैं, लोन पेयर को ऐड करते हैं, तो 1 2 3 यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा sp2 होगा। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसमें हमारा 3 ही एटम दिखेगा, X कार्बन ये, और ये हमारा वेस्पर थ्योरी के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो इसका शेप जो होगी वो हमारा क्या होगा, बेंट शेप का। ठीक, अब इसकी बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो होता है कि 2 समेशन ऑफ s+1, ये s जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर देखें 2, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर हम इसकी काउंट करें भी तो एक का 1/2 होगा तो दूसरा का क्या होगा, -1/2 + 1, ये वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1। इसीलिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंगलेट। ठीक, तो ये सिंगलेट ये है। अब ध्यान से देखो कि ये ऑर्बिटल खाली है और इसमें पेयरिंग हुआ है, तो क्या ये हुंड्स रूल को फॉलो करेगा? तो कहेंगे कि ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, नो फॉलोज द हुंड्स रूल, ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हमारा सिंगलेट कार्बिन का। प्लीज नोट इट, इसको नोट करो। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन का। ठीक, ट्रिपलेट कार्बिन, इसकी रिप्रेजेंटेशन सिमिलर होता है, एक्स वाई ये। इसमें भी 2 बॉक्स होते हैं, ये ऑर्बिटल का है, लेकिन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल रहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा ट्रिपलेट का। इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp होगा। इसका अर्थ ये है कि इसमें 2 हमारा p ऑर्बिटल खाली रहता है। ये अगर y(x) मान लें तो इसमें हम अगर एक p ऑर्बिटल py है तो दूसरा क्या होगा, pz, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारा फुलफिल रहेगा। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा ट्रिपलेट का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगलेट में भी वैसा ही था। ओके, इसमें कोई भी हमारा लोन पेयर नहीं है, ये नो लोन पेयर। ठीक है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल एक भी नहीं है। ओके, ये वैकेंट ऑर्बिटल से ये नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 अनपेयर्ड हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, तो कहेंगे इट इज ए पैरामैग्नेटिक, ये हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर के हो गए। ओके, अगर इसकी हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेक करें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, तो ये वैल्यू आता है 2 समेशन s+1 2। अगर इसकी समेशन टोटल स्पिन की वैल्यू करें तो ये हमारा 1/2 और ये भी +1/2।
तो इसकी वैल्यू जो होगी +1/2 +1/2 +1, अंदर की वैल्यू 1, 2 × 1 2 +1, इसकी वैल्यू कितना हो गया 3। ये 3 आने से ही इसका नाम क्या है परा, ट्रिपलेट। ठीक, अगर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर करें, हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन में अनपेयर्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का काउंट करेंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हमारा लीनियर शेप का होगा। और देख लो ये इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बिहेवियर जो होगी वो डाई रेडिकल का होगा, इसीलिए ट्रिपलेट्स को डाई रेडिकल या बाई रेडिकल्स भी बोला जाता है। ओके, तो पहले ये इसको आप नोट करें, करो नोट, हो गया। अगर इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर चेक करें तो वही हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड ए भी है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स या डिफिशिएंट इंटरमीडिएट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये ट्रिपलेट जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करता है। ये एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों का काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। और ये बाई रेडिकल या डाई रेडिकल हमारा है। ओके, नोट करो जल्दी से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी सिंगलेट वर्सेस ट्रिपलेट, सिंगलेट वर्सेस ट्रिपलेट। ओके, सिंगलेट में क्या था कि ये देखे कि हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते, हुंड्स फॉलो नॉट हुंड्स फॉलो। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली था और दूसरे में क्या था, पेयर्ड। हुंड्स रूल क्या कहता है कि सब में पहले जब खाली है तो सिंगल सिंगल फुलफिल होंगे, तो ये अगेंस्ट द हुंड्स रूल था। और ये ट्रिपलेट जो था वो क्या है, फॉलो हुंड्स रूल, ये हुंड्स रूल है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल है और ये हमारा लेस स्टेबल, इसमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, इसीलिए हुंड्स रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये ज़्यादा एनर्जी है और ये कम है, तो ये लगभग कितना का है, तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी का डिफरेंस होता है। यानी सिंगलेट में ज़्यादा हमारा क्या होता है, 10 किलो कैलोरी, और ट्रिपलेट जो होता है ये कम होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, सिंगलेट। ओके, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा अप्लाई नहीं होता है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें सिंगलेट जो है वो मोर स्टेबल ट्रिपलेट से हो जाते हैं। तो किन केसों में सिंगलेट मोर स्टेबल होंगे, तो इन सम केसेस सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट से किस सिचुएशन में मोर स्टेबल होंगे, तो पहला है कि जिसमें बैक बॉन्डिंग हो, बैक बॉन्डिंग हो, और दूसरा ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर नेचर का हो, जो लोन पेयर डोनेट कर सके कार्बीन को। ये दो सिचुएशन में सिंगलेट जो होंगे वो मोर स्टेबल हो जाते हैं ट्रिपलेट का। पहले इसको नोट करो, कुछ समझाता हूं मैं। बैक बॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ, बात करते हैं बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग, जैसे आप देखो ये कार्बन है, अगर मान लो ये X है ये Y, तो कार्बन Y के साथ बॉन्ड बना दिया है, ठीक है, तो ये बॉन्डिंग कहलाएगा।
और यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑर्बिटल इसके खाली रहते हैं। अगर सपोज करो कि y के पास अगर लोन पेयर है, y के पास लोन पेयर हो या x के पास लोन पेयर हो, तो नो डाउट कार्बन इसके साथ y के साथ बॉन्ड तो किया, लेकिन y अपना लोन पेयर इसको फर्दर इसके ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और इस तरह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बॉन्डिंग हो गया और इसके सराउंडिंग देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, सिंगलेट कार्बन की ओर। तो ये हमारा स्टेबिलिटी इसकी इनहांस कर जाएगी। अब देखो ये ऐसा है, या इसको हम यूँ कहें कि ये रिजोनेंस शो भी करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये Y के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए और ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसा आ गया। तो ये रिजोनेंट कंट्रीब्यूटर्स बन गए और जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो गया, इन्हांस कर गई। तो बैक बॉन्डिंग जहाँ पर अगर होगा वहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा केस ऐसे भी है कि अगर सिंगलेट कार्बिन का जहाँ फॉर्मेशन हो रही है या जहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया और वो सॉल्वेंट जो है वो अगर हमारा पोलर नेचर का है, तो वहाँ पर सिंगलेट जो होगी वो मोर स्टेबल होगा। जैसे आप देखो कि अगर ऐसे अगर ले लेते, ये हमारा पेयर्ड है, ये हमारा खाली है। अगर मान लेते हैं कि वाटर पोलर मीडियम है, ठीक, अगर ये है तो ये अपना लोन पेयर इसमें डोनेट कर सकता है। अगर ये पोलर है तभी ना ये डोनेट किया, अपना लोन पेयर रखा है। तो अगर ये डोनेट कर दिया, डोनेट करने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज अगर हो गया तो क्या होगा, सिंगलेट का या सिंगलेट की ओर इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट करेगा। तो दो सिचुएशन में सिंगलेट मोर स्टेबल हो जाते हैं, जहाँ पर बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पर पोलर सॉल्वेंट जो लोन पेयर अपना डोनेट वो वैकेंट ऑर्बिटल में कर सकता है, जिसे स्टेबिलिटी को इन्हांस करा सकता है। तो उस सिचुएशन में सिंगलेट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। और नहीं तो ट्रिपलेट कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं मोर स्टेबल, तो ट्रिपलेट स्टेबिलिटी हमारा बढ़ता है कहाँ पर, जहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो, नो बैक बॉन्डिंग, जहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो उसमें ट्रिपलेट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम कहें इसको देखो, मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये मिथाइलिन कार्बिन है, मिथाइलिन कार्बिन, यहाँ पर तो लोन पेयर है नहीं, अब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इस सिचुएशन में ये हमारा ट्रिपलेट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक। अब दूसरा क्या है कि अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या ऐसे भी है कि अगर ये गैसियस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में, उस सिचुएशन में ट्रिपलेट जो होते हैं वो हमारा मोर स्टेबल होते हैं। तो ये तो रहा कुछ स्टेबिलिटी को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट करो। एक क्वेश्चन लिखता हूँ स्टेबिलिटी पर, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बिन, कार्बिन का यहाँ पर है CF2, मान लो ये A है, CCl2, B है, C लिख देता है CBr2 और D जो है वो CI2। ये हमारे पास 4 कार्बिन है, इसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। इसकी आंसर क्या होगा, पॉज करके इसकी आंसर चेक कर सकते हो। ओके, इसकी आंसर जो होगा सबसे A होगा, फिर B, फिर C और फिर क्या होगा, D। ये क्यों, उसके बारे में ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर डाइफ्लोरोकार्बिन के को लिख दिया, ओके, ये लोन पेयर ये खाली, और यहाँ पर हर फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर हमारा है, ठीक। अब देखो कि ये कार्बन की जो ऑर्बिटल खाली है वो 2p साइज का है, और फ्लोरीन में ये जो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी 2p का है, सॉरी 2p का है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे
1:2:2 2p5। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p ऑर्बिटल में है ना। तो ये 2p और ये कार्बन की जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी 2p है। तो इन दोनों की साइज हमारा क्या है, सेम है। तो सेम साइज है तो ओवरलैपिंग या डोनेटिंग मैक्सिमम होगा, या इसको लिखो ओवरलैपिंग ड्यूरिंग डोनेशन मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अपने आप बढ़ेगी। तो इसका अर्थ है कि ये ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा स्टेबिलिटी। अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर कोल्डीन की बात करें तो ये तो हमारा 2p है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3p में रहते हैं। तो इनकी साइज में थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो साइज में डिफरेंस आएगा तो इसका अर्थ है कि इसकी ओवरलैपिंग उतनी मैक्सिमम डिग्री तक नहीं होगा जितना इनका होगा। ठीक, तो इसकी कहते हैं कि इसकी ओवरलैपिंग उतनी अच्छी से नहीं होगी, इसकी डोनेशन उतनी अच्छा से नहीं होगा जितना इसका है। नो डाउट डोनेशन तो होगा, बैक बॉन्डिंग तो होगा, लेकिन ग्रेटर एक्सटेंट तक नहीं होगा जितना फ्लोरीन का होगा। इसलिए स्टेबिलिटी इनके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम कहानी अगर हम कहें कार्बन ब्रोमीन की, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो 4p 2p के बराबर होगा। और उसी तरह से कार्बन आयोडीन की बात करें तो 5p 2p के बीच में। तो जैसे इसकी साइज बढ़ते जाएगी ओवरलैपिंग की एक्सटेंशन जो होगी वो कम होती जाएगी, और इस तरह से बैक बॉन्डिंग की जो डिग्री है वो हमारा कम हो जाएगा, और इस तरह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर चारों में अगर कहा जाए कि मैक्सिमम हमारा स्टेबल कंपाउंड कौन सा कार्बिन है तो डाइफ्लोरो कार्बिन है। ओके, पहले इसको नोट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन्स, ठीक। पहला जो है सबसे बेस्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, जैसे इसको देखो क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखते हैं। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 कार्बन की हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारा एसिडिक नहीं होते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्केन सबकी कार्बन sp3 है और इसकी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं। इसका pK की वैल्यू देखोगे तो ग्रेटर देन 50 होते हैं, और जिनकी pK का वैल्यू ग्रेटर देन 50 है वो एसिड नहीं माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही है, sp3 कार्बन और ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने के पीछे रीजन है कि अगर ये H आयन निकल गया तो ये जो हमारा कंजुगेट बनेगा और इस कार्बन पर ये माइनस है। नो डाउट ये हमारा लोकलाइज्ड है, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज्ड है। लोकलाइज है, नो डाउट ये रिजोनेंस शो तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टेबलाइज्ड जरूर हो जाएंगे। किसके कारण? माइनस आई इफेक्ट के कारण। इसीलिए स्टेबलाइज होने से इसकी स्टेबिलिटी इन्हांस करेगी। तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक। तो ये क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर बेस हमारा OH माइनस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हाइड्रोजन इनसे इंटरेक्ट हो जाएगा और वाटर निकालकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा कार्बन आयन है, चार्ज इस पर है, तो इसका अर्थ ये है कि नो डाउट चार्ज आने से स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। नो डाउट स्टेबलाइज तो होंगे, लेकिन चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा ही। तो ये क्या होगा? इससे भी मोर स्टेबल कंपाउंड में फॉर्मेशन हो जाएंगे कार्बिन में। तो कार्बिन देखो एक न्यूट्रल स्पेसीज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसी से कार्बिन बनेगा, और कार्बिन जो होगा इनसे मोर स्टेबल होगा। तो ये होगा क्या कि Cl के बेस्ट लिविंग ग्रुप है और ये इनको रिप्लेस कर देगा। यानी अगर Cl अगर निकल गया तो क्या बच जाएंगे? 2 कोल्डीन बन जाएंगे। एक जो ये इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में रहेगा और एक खाली हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल कार्बिन बन गया। तो न्यूट्रल कार्बिन जो है
इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये स्टेबल हो गया, और इनके रिस्पेक्ट में ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये Cl निकल कर ये हमारा बन गया। तो ये डाइक्लोरोकार्बीन हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, इसको नोट करो पहले। अगर हम लोग बात करें ऐसे, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ऐसा भी हो सकते हैं। ये हाइड्रोजन अलग अलग भी हो सकते हैं। ये बेस कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम इथॉक्साइड भी ले सकते हैं, दीज आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। ये हमारा हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, तो ये क्या बना देगा, C2H5OH, और यहाँ पर कार्बन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये हमारा ब्रोमीन। इनमें देख लो, तीनों में अब सिमिलरिटी नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो इसका बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा, तो Br-, जिसकी साइज बड़ी होती है वो जल्दी से रिप्लेस होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट है। तो HBr सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कंजुगेट Br- जो होगा वो वीक होगा। अब वीक जो होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर Br रिलीज हो जाएगा, और ये कौन कार्बीन बनेंगे, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन से, ठीक। तो ये हमारा क्लोरो कार्बीन बना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। एक और देखते हैं कि अगर हम ऐसे लिख दें, ये हमारा क्लोरीन हो, ये ब्रोमीन हो, और ये हमारा आयोडीन। अगर हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लिख दें, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। तो ये हमारा क्या कर देगा, पहले तो हाइड्रोजन निकाल देगा, और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्मेशन कर देगा, और ये क्या बनेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप अब I हो गया, I रिलीज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक कार्बन में क्लोरीन और दूसरे से ब्रोमीन, क्लोरोब्रोमोकार्बीन ये बना, ठीक है ना। इसका नाम हो गया क्लोरोब्रोमोकार्बीन, क्लोरोब्रोमोकार्बीन इसका नेमिंग हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारा फॉर्म कर सकता है, पहले इसको नोट करो। एक और फॉर्मेशन है बाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उसमें खास करके यूज करते हैं अल्काइल लिथियम। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन के साथ मेटल अटैच हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और कार्बन से डायरेक्ट कौन अटैच हो, मेटल। ये एम बोले तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से क्या होगा, कम होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो समझ जाओ कि ये 2 पार्ट में बने रहते हैं, ये कार्बन आयन और मेटल पर हमारा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे रहते हैं। ये ना पोलर सॉल्वेंट में ये हमेशा डिसोसिएट हो जाएंगे, पोलर में हमेशा डिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर अल्काइल लिथियम में अल्काइल माइनस और ये लिथियम प्लस, इसके बारे में ध्यान दो। ये अल्केन का कंजुगेट है, अल्केन हमारा वीक एसिड है, तो ये इसका कंजुगेट जो होगा वो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या हमारा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये R पर जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड होते हैं और नॉट स्टेबलाइज होगा, ये किसी भी कारण से स्टेबलाइज भी नहीं होते। ये कैरेक्टर है हम लोगों का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अल्काइल ग्रुप का, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल अगर देते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3,
हमने ये देखा कि कोई भी अगर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इसको Cl को रिप्लेस कर देगा। Cl इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि R लिथियम प्लस ऐसा हो तो एक R Cl को रिसीव कर लेगा तो क्या बनेगा, RCl बना देगा। Cl बनाने से ये कार्बन 3 क्लोरीन ऐसे बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ये भी हमने देखा कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इससे बेहतर ये आपको क्या बनता है, कार्बिन। Cl माइनस निकल जाएगा और ये डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। ठीक, तो इस तरह से प्रोडक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बीन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले इसको नोट करते हैं फिर और देखते हैं। अब कार्बन टेट्राहेलाइड अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा, जैसे अगर हम कहें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो, अगर हम ये Ri का यूज कर दें या R लिथियम का प्लस माइनस, तो पहला काम क्या करेगा, R जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, I है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप की एबिलिटी लिख देते हैं, सबसे माइनस I, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और सबसे वीकेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, F माइनस। ये जल्दी नहीं निकलता है तो R जो है वो I के साथ निकल जाएगा, Ri बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो कि यहाँ पर लिथियम प्लस है, अब ये हमारा ऐसे बनेगा क्लोरीन, ब्रोमीन और ये बच गया हमारा फ्लोरीन। अब ये किसको रिप्लेस करेगा, Br माइनस को, ये Br को रिप्लेस करेगा क्योंकि यही बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ये Br माइनस जो है वो लिथियम के साथ अटैच हो जाएगा तो लिथियम ब्रोमाइड बना देगा और ये हमारा क्या बनेगा, कार्बन के साथ एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन बच जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, आप पहले लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बीन। तो इस तरह से ये कार्बीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो हम लोगों ने 2 मेथड सीखा है, एक क्लोरोफॉर्म के मेथड से और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड के मेथड से। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि सपोज करो कि CH3 क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो हो, अगर ये R लिथियम का यूज हो जाए तो क्या बनेगा, अगर ये ऐसा हो जाए, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl हो जाए, R लिथियम का, तो इसके साथ क्या निकलेगा, RBr निकलेगा और लिथियम के साथ क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। तो लिथियम क्लोराइड और ये क्या बच जाएगा, फ्लोरीन और इधर मिथाइल और ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इनके साथ भी R लिथियम निकलेगा, RCl निकलेगा, लिथियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर ये कार्बीन बनेंगे। कार्बीन में ये 2 ऑर्बिटल में एक में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक खाली रह सकता है। ठीक, तो ये इस तरह से ये हमारा कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, पहले इसको नोट करो। एक 2 और मेथड है प्रिपरेशन का, फ्रॉम डाइजोमीथेन, जैसे कि CH2N2। अगर इसकी फोटोलाइसिस करा दे, फोटोलाइसिस का मतलब या तो सनलाइट कर दे या हीट कर दे, तो ये हमारा CH2 और N2 निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मिथाइलिन कार्बीन, इसका नाम है मिथाइलिन कार्बीन। अगर यहीं पर अल्काइल डाइजोमीथेन होता CH2N2, इसका भी वही करते तो ये क्या बनेगा, CHCH3 अल्काइल डाइजोमीथेन, यानी इथाइलिन कार्बीन, और N2 निकले जाएगा। ठीक, एक और आता है
केटीन से, फ्रॉम केटीन, ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, इसी को केटीन पढ़ते हैं, कीटोन नहीं केटीन। अगर हम इसका H न्यू हीट कर दें तो ये CO निकल जाएगा और ये CH2CO हमारा बनेगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि कार्बीन जो है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, वो किसी बड़े रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक। तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट का पार्ट हो सकता है। एक ऐसे है और है साइमन स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, उसमें भी ये कार्बन इंटरमीडिएट होते हैं। तो इसमें CH2I2 का रिएक्शन हम लोग जिंक कपर कॉपर के साथ करते हैं, तो ये हमारा CH2 और ZnI2 का फॉर्मेशन बनता है, ये हमारा कार्बीन बनता है। तो इस तरह से कुछ मेथड हम लोगों ने देखा कि कार्बीन कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हमने कार्बीन का प्रॉपर्टीज़ को नहीं शो किया है, और भी कुछ रिएक्शन है जैसे अल्कीन का रिएक्शन, कंजुगेट डाइइन के साथ रिएक्शन, आर्डिट स्टेट रिएक्शन, रीमा-टाइमन रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद कार्बाइल एमीन टेक्स रिएक्शन, कुछ 8-10 ऐसे रिएक्शन है जिसमें कार्बीन का बेसिकली यूज करते हैं। तो इसकी हम लोग अलगे आगे वाले वीडियो में उसका यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही।